थी। नमस्कार, 6 बजे की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबरों की तरफ रुख करते हैं। रामनगरी अयोध्या इस दीपावली पर एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। दीपोत्सव 2025 में सरयू तट पर 26,11,101 दीप प्रज्वलित कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा और हनुमानगढ़ी से कनक भवन तक सजे 41 मंदिर, लेजर शो और आतिशबाजियों की छटा इस आयोजन को दिव्य करेगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 1.65 करोड़ की लागत से शहर के प्रमुख तो खबरों की तरफ बढ़ते हैं। रामनगरी अयोध्या इस दीपावली पर एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। दीपोत्सव 2025 में सरयू तट पर 26,11,101 दीप प्रज्वलित कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। हनुमानगढ़ी से कनक भवन तक सजे 41 मंदिर, लेजर शो, आतिशबाजियों की छटा इस आयोजन को दिव्य रूप देगी और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 1.65 करोड़ की लागत से शहर के प्रमुख चौराहों पर सांस्कृतिक चिन्ह स्थापित किए हैं। वहीं लता मंगेशकर चौक पर भगवान श्री राम के धनुष को दर्शाता भव्य फाउंटेन भी तैयार किया जा रहा है। नगर निगम ने घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय की और पेयजल की व्यवस्था को लेकर फुल प्रूफ एक योजना भी पूरी तैयार की है। तो सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। नया विश्व रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा अयोध्या में। हमेशा की तरह जैसा कि आप जानते हैं तो सरयू के तट पर आप इस लेजर शो का आनंद लेंगे, आतिशबाजियों की छटा आप देखेंगे, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं और 33,000 वॉलंटियर्स इसमें हिस्सा लेंगे। आज दीपोत्सव 19 तारीख को है, 19 अक्टूबर को। उसकी तैयारी के लिए हम डीएम साहब और बाकी जो भी एजेंसीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो कार्यक्रम कर रही हैं, उन सब के साथ यहाँ पे अभी निरीक्षण किया है। इसमें हमारा जो प्लान पूरा ये है कि 30 तारीख तक हमारे जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे कि स्टेज बन रहा है और बाकी सीढ़ियाँ और घाट पे कुछ काम हो रहा है, इसको 30 तारीख तक हमें फिनिश करना है। तो उसी के लिए यही निर्देश दिए हैं, इनको बिल्कुल बोला है कि 30 तारीख तक आप पूरा करके इसको खाली कर दी। क्योंकि उसके बाद इवेंट जो कंपनीज आती है वो अपना स्टेज और बाकी चीज़ सजाना शुरू करती हैं। तो हम 30 तारीख का इनको टारगेट दिया है, इसको पूरा करेंगे। बाकी इस बार जो प्लानिंग है वो इसको पिछली बार से और एक स्टेज ऊपर ले जाने की है। देखिए, दीपोत्सव के दृष्टिगत और अदरवाइज भी अयोध्या के ब्यूटिफिकेशन के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें हम लोगों ने मेजर रूप से लता मंगेशकर चौक के पास फाउंटेन का निर्माण कराया, जिसमें धनुष बाण, एफआरपी के धनुष बाण का एक स्कल्पचर बनाया गया है, जो कि उस प्लेस की गरिमा के अनुरूप हम लोग ने डिजाइन करके उसको इम्प्लीमेंट कराया है। साथ ही साथ अयोध्या के जो विभिन्न मेन चौराहे हैं, रोटरीज हैं, वहाँ पे सनातन धर्म से रिलेटेड जो चिन्ह हैं उनको हम लोगों ने स्कल्पचर के रूप में लगाया है, चाहे वो भरत कुंड हो या फिर एयरपोर्ट मार्ग हो। अन्य चौराहे भी हैं जिनमें हमने ब्यूटिफिकेशन का काम किया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों का एक प्लान है तिलक द्वार और सूर्य द्वार बनाने का भी, जिसपे कि कार्य प्रगति पे है। हनुमान गुफा के चौराहे के पास हम लोग तिलक द्वार का निर्माण कर रहे हैं और आशा है कि वो दीपोत्सव के पहले हम लोग उसको इंस्टॉल करके पूर्ण करा लेंगे। इस बार अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के द्वारा जितने भर काम होते हैं उन सबके टेंडर कर दिए गए हैं, चाहे वो टेंट व्यवस्था का हो, चाहे खान पान का हो, चाहे दिया का हो, तेल का हो या और भी मिसेनियस सामग्री का प्रयोग होता है, उस सबका टेंडर श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के द्वारा कर दिया गया है और इस महीने के अंदर तक हम लोग टेंडर फाइनल कर लेंगे। और नगर निगम अयोध्या के द्वारा जो भी सफाई व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग में लाइट्स की व्यवस्था है, सजावट की व्यवस्था है, रंगाई पुताई की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी। अयोध्या एक बार फिर से तैयार है अपने ही बनाए कीर्तिमान को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए। मेरे पीछे आप जो घाट देख रहे हैं, यहाँ पर हर वर्ष अयोध्या एक नए रिकॉर्ड को बनाती है और उसकी के लिए अयोध्या को में पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। मैपिंग का जो कार्य है वो पूरा किया जा चुका है और इस कार्य को करने में जो विशेष स्थान है वो यहाँ की अवध यूनिवर्सिटी का है कि जो ये यूनिवर्सिटी है, जहाँ के छात्र हैं, यहाँ के जो वॉलेंटियर्स हैं, वो मिलकर इस पूरे कीर्तिमान को स्थापित करते हैं और इस पूरे कीर्तिमान को स्थापित करने में
एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर मैं बात करूं तो पिछले साल की तो करीब 25,12,525 दीपों को प्रज्वलित करके ये जो कीर्तिमान था अयोध्या ने अपने नाम स्थापित किया था और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इस बार उसमें जो दीपों की संख्या है उसको भी बढ़ाया गया है। करीब 26,11,101 दीपों का इस बार का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। और इन्हीं दीपों के लक्ष्य के साथ साथ अगर आप देखा जाए तो दीपों की संख्या बढ़ी है, तो यहाँ पर वॉलेंटियर्स की संख्या भी बढ़ानी थी, तो इसको लेकर के भी जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। इसको लेकर के प्रशासन द्वारा एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। अवध यूनिवर्सिटी के जो संत शरण मिश्रा हैं उनको इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है और उन्हें पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस बार के दीपोत्सव के प्रज्वलन के जो दिया है उनके प्रज्वलन के लिए। उसको लेकर के वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है और वॉलेंटियर का जो चयन करना है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जो तमाम जो विद्यार्थी हैं, जो तमाम स्कूलों के छात्र हैं, वो भी बेहद उत्सुक है इस बार की जो अयोध्या है उसमें जो अपना जो नया कीर्तिमान अयोध्या स्थापित करेगी उसमें अपनी सहभागिता निभाने के लिए। तो आप मेरे पीछे देख सकते होंगे ये वही घाट है जिन पर वो तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जिनको लेकर के प्रशासन लगातार अपनी जो प्रक्रियाएं हैं उनका क्रियान्वयन करता हुआ नजर आ रहा है। टेंडर प्रक्रिया भी की जा चुकी है दीपों को लेकर के। तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली जाएंगी। जब दीपोत्सव होगा तो ये वही घाट होंगे जो जगमग होंगे, जिसको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग अयोध्या में आएंगे और तमाम वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक बार फिर से अयोध्या एक अपने ही बनाए कीर्तिमान को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। अयोध्या से शिवेंद्र द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया। शिवेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। शिवेंद्र, सरयू का तट और कह सकते हैं कि हमेशा की तरह एक बार फिर से हम देखेंगे कि विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेगा। क्या कुछ खास इस बार रहेगा? क्या कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी? क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग पहुंचते हैं अयोध्या की दिवाली देखने के लिए, सरयू तट पर पहुंचते, तो क्या कुछ खास रहेगा? जी, अयोध्या के सरयू तट पर जो खास है वो लेजर शो जैसे कि हर साल होता है वो रहेगा। उसके साथ ही क्योंकि जो पिछले साल का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 25,12,585 दियों को जलाकर जो कीर्तिमान स्थापित हुआ था, उसको इस बार खुद अपने ही अयोध्या के बच्चों के द्वारा फिर से तोड़ने की तैयारी की गई है, जिसमें करीब 26,11,101 दीप इस बार प्रज्वलित होने हैं। उसके साथ ही जो घाटों की संख्या है उसको भी बढ़ाना होगा, क्योंकि लगभग करीब 1 लाख दियों की और संख्या बनानी थी। तो उसको लेकर के जो प्रशासन है वो घाटों की मरम्मत भी करवा रहा है। कहीं अगर घाट टूटे तो उसको भी सही करवा रहा है, कुछ नए घाटों की भी व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि दीपोत्सव के दौरान हवाएं तेज चलती हैं तो उस दौरान दिए जलाने में कोई दिक्कत ना हो, उसका भी विशेष ध्यान रखकर चीजों को किया जा रहा है। इसके साथ ही विकास प्राधिकरण का जो कार्य है अभी जो डेंटिंग पेंटिंग करना, क्योंकि जो अयोध्या की खूबसूरती है उसके सामने से जो सरयू तट के जो मंदिर हैं वो जब दिखते हैं और वो वहां पर जब लाइटिंग होती है वहां पर रंग रोगन रहता है तो वो काफी बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगता है, जिससे कि अयोध्या में जो भी श्रद्धालु आए, चाहे वो देश से आए चाहे विदेश से आए, वो सभी तारीफ करते हैं। तो उसको लेकर के भी विकास प्राधिकरण काफी चौकस है, चौकन्ना है और काम कर रहा है। इसके साथ ही जो अयोध्या के तमाम चौक चौराहे हैं उसके भी सांस्कृतिक जो चिन्ह है, जैसे कहीं पर कलश की स्थापना, कहीं पर ओम की स्थापना, तो कहीं पर लता चौक के पास अगर आपको मैं बताऊं तो वहां पर धनुष बाण की आकृति की स्थापना की गई। करीब 40 लाख का वो प्रोजेक्ट था जो विकास प्राधिकरण ने पूर्ण किया है। तो इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं वो अयोध्या में चल रही हैं। इसको लेकर के 30 तारीख तक का एक टारगेट तय किया गया है कि 30 तारीख तक वो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर ली जाएं, जिससे दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो सके और दीपोत्सव का जो आनंद है श्रद्धालु वो आराम से उठा सके, इसके साथ ही विश्व रिकॉर्ड भी कायम हो सके। ठीक है शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में तमाम तरह की तैयारियां पूरी की जा रही हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। एक और जहां राजनीतिक दल सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में
चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम बिहार के दौरे पर है। रविवार को टीम के दौरे का दूसरा दिन है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार दौरे के पहले दिन चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ पटना में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों जैसे आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं। ST 2, ST 38। नेक्स्ट, बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी DM, SP, SSPs, IG, DIGs, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और CAPF के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, DGP से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे। 1 सितंबर के बाद नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ERO लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। अभी समय बाकी। जहां तक खर्च की लिमिट की बात है, खर्च की लिमिट के इंस्ट्रक्शंस चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जा चुके हैं। हर जिले में इसमें सबसे बड़ी पहल रही विशेष गहन परीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कार्य 24 जून 2025 से शुरू हुआ और कालावधि पूर्ण होने से पहले ही समयबद्ध तरीके से सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ समाप्त हुआ। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स, निर्वाचक पंजीयक अधिकारी जो इतनी मेहनत के साथ ये कार्य करते हैं, उनके मानसिक मोटिवेशन के लिए उनका रिन्यूमरेशन भी बढ़ाया गया। काफी वर्षों के बाद ये पहली बार हुआ और खास तौर से EROs और AEROs को पहली बार ऑनरेरियम देने की व्यवस्था की गई। तो अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अखिलेश, बिहार चुनाव को लेकर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम तैयारियों के बारे में साफ तौर पर बताया गया है, क्या जानकारी आपके पास है?
देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें पूरी तैयारी के साथ ज्ञानेश कुमार ने बताया कि कैसे बिहार के चुनाव के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक दलों के साथ जो करीब 12 राजनीतिक दलों की लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से बताई गई, उनके राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयोग की तरफ से बैठक की गई। अधिकारियों के साथ बैठक, जो भी सर्वोच्च और शीर्ष अधिकारी हैं और ऐसे अधिकारी जिला लेवल के भी हैं जिनकी चुनाव में अहम जिम्मेदारी और भागीदारी रहेगी, उन सभी के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की। और इस बैठक में करने के बाद सभी की आपत्तियां और उन आपत्तियों का समाधान बताने के बाद चुनाव आयोग आगे की तरफ बढ़ा, क्योंकि बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है 22 नवंबर को खत्म होना है, तो उससे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव आयोग करा लेना चाहता है। इसको लेकर करीब 10 बिंदु ऐसे थे जिनको लेकर चुनाव आयोग ने अपना फोकस करते हुए उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे अहम उन्होंने कहा कि जो बूथ होंगे उस पर 1200 से अधिक वोट एक बूथ पर नहीं हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल होंगे उनके कैंडिडेट के जो एजेंट्स होंगे वो 100 मीटर की दूरी ही दायरे पर रहेंगे, उसके अंदर नहीं आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बूथ होंगे जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के जाएंगे, वो सारे के सारे उन बूथों की ब्रॉडकास्टिंग होगी, यानी लाइव से कैमरे लगेंगे और वहां पर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसकी निगरानी और उन सब चीजों की कोई कैंडिडेट की तरफ से आपत्ति गड़बड़ी की जताई जाती है तो वेबकास्टिंग के जरिए उसको पूरी तरह से साफ किया जा सकता है क्या गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। इसके साथ ही साथ जो चुनाव के दौरान प्रशासनिक अमला चुनाव आयोग के अधीन काम करेगा, उनके लिए मानक तय किए गए और उनकी ट्रेनिंग बिहार से लेकर दिल्ली तक की गई और अभी और भी ट्रेनिंग होगी। इससे और की जो बेलो हैं, उन बेलों में से कुछ बेलो ऐसे हैं जिनको पर्यवेक्षक के तौर पर, मॉनिटरिंग के तौर पर भी रखा गया है, उसको किया गया। दूसरी बात है कि ईवीएम पर जो बैलेट पेपर होते हैं, उन बैलेट पेपर को ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, इस बार उनको दूर करने के लिए कलरफुल किया गया है। इसमें वजह जोड़ी है कि सभी मतदाताओं के जो मतदाता पहचान पत्र यानी मतदाता जो सूची होगी उस पर सबके कलर फोटो होंगे ताकि सभी मतदाता को साफ सुथरे फोटो के साथ कलर से पहचाना जा सके। उसके बाद जो 22 साल बाद वोटर लिस्ट बिहार में छपी है, इस वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और कलरफुल बनाया गया। ये तो इस तरह के करीब 10 पॉइंट उनको फोकस करते हुए ठीक है, 10 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर फोकस किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। 10 पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस किया गया है बिहार चुनाव में। चुनाव आयोग रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और फर्रुखाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां कोचिंग सेंटर में हुए भीषण विस्फोट ने न सिर्फ दीवारें गिरा दी बल्कि कई परिवारों की उम्मीदें भी हमेशा के लिए तोड़ दी। धमाके की गूंज 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। इस हादसे में 2 युवाओं की मौत हो गई जो सेना भर्ती तैयारी कर रहे थे। कई मासूम छात्र घायल हुए जिनका इलाज जारी है। यही वजह है कि जहां छात्र अपना भविष्य संवारने आते हैं, लेकिन लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने उन्हें मौत के मुहाने पर खड़ा किया। या कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा सिर्फ एक औपचारिकता बन के रह गई है। याद दिला दें कि 27 जुलाई 2024 को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी ऐसा हादसा हुआ था। बारिश के बाद एक प्रतिष्ठित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की जान गई थी। उस मामले में सीबीआई तक को चार्जशीट दाखिल करनी पड़ी थी। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन हादसों से कुछ सबक ले रहा है या कोचिंग सेंटरों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस नीति बनेगी, या फिर
ढाक के 3 पार्ट चीजें रहेंगी। एक ब्लास्ट हुआ है बेसमेंट में, जिसमें कोचिंग नर्सरी से 12 तक के बच्चों के कोचिंग क्लासेस चलते थे, लाइब्रेरी चल रही थी। प्रथम दृष्टया इसको देखने से ये महसूस हुआ और सीएफओ के हिसाब से भी ये महसूस हुआ कि बेसमेंट में सेप्टिक टैंक में ब्लास्ट हुआ और कंसंट्रेटेड मीथेन गैस के कारण ब्लास्ट हुआ। प्रथम दृष्टया उसमें मीथेन गैस से आउटलेट नहीं दिख रहा था, हो सकता है वो भी या नहीं भी हो, क्योंकि ब्लास्ट में तमाम चीज़ें टूटे ही हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि मीथेन गैस का प्रॉपर आउटलेट नहीं होगा, तभी उसका कंसंट्रेशन के बाद ये ब्लास्ट हुआ है। ये देखिए, लगभग 3:19 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना क्षेत्र कादरी गेट में प्रथम दृष्टया देखने पे पाया गया कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बेसमेंट में एक सेप्टिक टैंक है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मीथेन गैस अधिक होने की वजह से एक ब्लास्ट हुआ। जब प्राथमिक रूप से देखा गया तो वहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी मिला, तो संभवतः उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ होगा। इस पूरे घटना में अब तक 7 लोग इंजर्ड थे, 2 लोगों की मृत्यु इसमें हो चुकी है, 5 लोगों का इलाज